हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 वर्ण विचार इसका आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहलाती हैं। जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे ए, इसको हम और नहीं टुकड़े कर सकते, ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में डैश स्वर मिला होता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है। जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो क के साथ अ की साउंड आती है, ख। तो हर वर्ण, जितने भी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं उनमें अ की साउंड आती है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। क्योंकि व्यंजन, जैसे कोई भी व्यंजन है, जैसे कै के बाद अगर कोई स्वर आया है, जैसे कोई स्वर है आ, ई, उसका रूप बदल जाता है। आ को हम आ की मात्रा लिखते हैं, तो व्यंजन कै के बाद स्वर आ आया, कै आ, तो जो रूप बदल के आया उसको हम मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, व्यंजन ख आया है, ख के बाद एक स्वर ई आया है, अब इसका रूप बदल दिया है, कै प्लस ई, खी बन गया, तो ये हमारी मात्रा बन जाएगी। इसलिए यहाँ इसका आंसर मात्रा आएगा। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? दीर्घ मीन्स जिसकी आवाज़ ज़्यादा आती है, हर स्वर से दुगनी आवाज़ होती है। तो अ की कम साउंड है आ, इसमें को हमें इस आ को बोलने में हमें दुगना टाइम लग रहा है, और ई को बोलने में कम, बड़ी ई को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जिन दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनका हर स्वर से दुगना समय लगता है। तो अ हमारा राइट आंसर है। नामक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? नामक शब्द में 5 ध्वनियाँ हैं, 6 ध्वनियाँ, 1 2, और म के बाद अ, क के बाद अ, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 ध्वनियाँ हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नामक शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं। अ और अन संयुक्त व्यंजन से अयोग्यवा कहलाते हैं। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। कोई भी व्यंजन है, जैसे ख है, बोलते हैं तो ख प्लस अ होता है, तो ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अंग को विसर्ग कहा जाता है। यह रह व अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखिए, ड अतिरिक्त व्यंजन है। यस, 2 व्यंजन के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यस, जैसे यहाँ देखिए, संयुक्त व्यंजन, जब हम क प्लस पेट से इन 2 व्यंजनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारा अक्षर तैयार होता है। त प्लस र को मिला देंगे, त्र तैयार होता है। जब 2 व्यंजनों को हम आपस में मिला देंगे तो हमारे संयुक्त व्यंजन तैयार हो जाते हैं। ड और ड व्यंजनों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जा सकता है? नहीं, इनका कभी भी मतलब शब्द का कोई प्रारंभ तब नहीं किया जाता। जैसे शब्द का प्रारंभ, जैसे स से शुरू हुआ ये शब्द, तो इसमें कभी भी हम इस वर्ण को कभी भी हम पहले नहीं यूज करते। इनका प्रयोग हमेशा बीच में या अंत में किया जाता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में ड बीच में आएगा, कभी भी इस वर्ण का हम प्रयोग पहले नहीं करते। किसी भाषा के स्वर समूह को वर्णमाला कहते हैं? नहीं, स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। हाँ जी, व्यंजनों के बाद जो भी स्वर आते हैं, जैसे ख के बाद मैंने बताया था ई आई, तो इसको हम मात्रा कहेंगे। स्वर के बाद, व्यंजन के बाद जो भी स्वर आता है उसको हम मात्रा कहते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से भेद हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, ई, छोटी बड़ी ई, इनको हम एक क्रम में लिखते हैं। क ख ख, जो इतने भी स्वर और व्यंजन को जब हम एक क्रम में लिखते हैं, एक समूह, वर्णों के समूह में लिखते हैं, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं।
अगर अलग अलग लिखे तो वो हमारा वर्ण कहलाता है। जब हम इनको एक वे से लिख देते हैं ए आ ई उ, तो ये हमारे वर्णमाला बन जाते हैं। आगे देखिए, स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित की जाती हैं उसे स्वर कहते हैं। जो ध्वनियाँ किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे उ, इसमें कोई और वर्ण नहीं आता, तो ये हमारे स्वर कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वर व्यंजन में मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है, इस बदले हुए स्वरूप को हम मात्रा कहते हैं। जैसे अभी मैंने सिखाया था, जब स्वर के बाद कोई भी व्यंजन के बाद स्वर आता है तो इसका रूप बदल जाता है, इसको हम मात्रा कहते हैं। आगे स्वर के भेद समझाइए। स्वर के दो भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। व्यंजन के भेद समझाइए। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है छूना, अंतस्थ व्यंजन बीच में स्थित, ऊष्म व्यंजन जिसका अर्थ है गर्म। ओके, वहाँ स्पेस नहीं है तो हम जितना आता है उतना हमने राइट करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ पहचानी, इनके सामने जो उचित हो लिखिए। अब सबसे बड़ी है जिसके ऊपर अंक की मात्रा होती है वो अनुस्वार होता है, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है। तो कंगा अंक की बिंदु है या अनुस्वार है। 5 इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है। आँख अनुनासिक, गांठ अनुनासिक, कुंडा अनुस्वार, ऊंट अनुनासिक, पंच अनुस्वार, टांग अनुनासिक। आगे हमने मतलब इनका यूज करते हुए शब्द बनाने हैं। डमरू, अड्डा, लड्डू, सड़क, पकड़, घड़ी। इनका यूज करके ढीला, ढक्कन, खड्डा, पढ़ना, चढ़ना, कढ़ाई। अब हमने इसमें से संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन अलग अलग करने हैं। ये हमारे 10 हैं, तो हम इनको 2-2 बार करके लिख देंगे। समा, यज्ञ, पत्तर, स्वर्ण, वेशन। द्वितीय व्यंजन वह होते हैं जिनमें एक वर्ण का 2 बार यूज होता है, जैसे भट्टी, इसमें ट का हमने 2 बार यूज किया है। मक्का, इसमें हमने आधा का और का, इसमें एक ही वर्ण का 2 बार यूज किया है। पत्ता, छप्पर, प का हमने 2 बार यूज किया है। किसका? ओके, हैव अ नाइस डे।